राजधानी देहरादून में आज कृषि उद्यान, गन्ना व राजस्व विभाग की समन्वय समिति ने परेड ग्राउंड देहरादून से सचिवालय तक एग्रीस्टेक डीसीएस कार्य में कार्मिकों पर किए गए कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए रैली निकाली, जिसके जरिए कार्मिकों ने अपनी मांगों को रखा। समन्वय समिति की प्रमुख मांग ये रही कि डिजिटल क्रॉप सर्वे अन्य राज्यों की तरह निजी सर्वेयर से कराया जाए, फार्मर रजिस्ट्री में अनावश्यक दबाव हटाया जाए, जिला स्तर से सीएससी सेंटर की भागीदारी कराई जाए। वहीं फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को लेकर कृषि उद्यान, गन्ना एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों पर कार्रवाई करने और वेतन रोकने को लेकर भी आक्रोश जाहिर किया। सर, हमारी एक ही मांग है कि जो एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है, उसमें हम कह रहे हैं कि अन्य राज्यों की भांति स्थानीय युवाओं से किया जाए, सीधा सीधा कार्मिकों को भार ना दिया जाए। दूसरा जो फार्मर रजिस्ट्री है, फार्मर रजिस्ट्री में सिर्फ विभागीय कर्मचारियों को वो कर दिया गया है। उसमें राज्य की सरकार जिले स्तर से सीएससी को भी उसमें थोड़ा सा पाबंद करके उनकी भी हेल्प ले। प्रदेश में 10,000 सीएससी सेंटर से अगर एक भी करेगा तो बहुत गति मिलेगी हमारे प्रदेश को। जी सर। तो भी आप लोग की वार्ता हुई साथ में? हाँ सर, वार्ता हुई, सकारात्मक रही। हमारे आदरणीय प्रत्युष सिंह जी आए और कृषि विभाग के और उद्यान विभाग के डायरेक्टर साहब से भी हमारी वार्ता हुई। वार्ता हमारी सकारात्मक जारी है, इसलिए हमने शासन को भी 15 दिन का वेटेज दिया है कि हम वेट करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस बीच में हमारी समस्याओं का निदान होगा और हम बहुत सहकुशी घर जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग अकेले सर्वे करते हैं और इसमें भी जो ये डीसीएस का कार्य करवाया गया है, इसमें अन्य राज्यों में सहायक उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य राज्यों में जो है बाहरी व्यक्तियों से ये सर्वे करवाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में कर्मचारियों के ही ऊपर थोप दिया गया। ऐसा क्यों? हमने यही चाहा था कि इसको जो है आप जो है ग्रामीण स्तर से निजी सर्वेयरों को रखिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है, हमसे ये कहा गया कि भाई हमने टेंडर डाले थे लेकिन कोई भी कंपनी जो है सामने नहीं आई है, उस टेंडर में कोई वो टेंडर पास नहीं हो पाया। क्यों भाई, आपको टेंडर की क्या जरूरत पड़ रही है? जब ग्रामीण स्तर पे जो गांव के युवा हैं, बेरोजगार पड़े हैं, तो आप पटवारी के माध्यम से या जो भी वहां पे क्षेत्रीय जो चाहे वो सुपरवाइजर हैं, चाहे वो उद्यान के हैं, चाहे कृषि के हैं, आप उनके माध्यम से ग्रामीण सर्वेयरों को नियुक्त कीजिए और उनके द्वारा उसे करवाइए। वो बहुत अच्छी तरह से सर्वे भी हो जाएगा और ग्रामीण युवाओं को एक आंशिक रूप से रोजगार भी मिल जाएगा। रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामनगर स्थित बालाजी मंदिर और हनुमान धाम छोई पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री रामनगर की अग्रवाल सभा में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की भूमिका और जनसेवा के महत्व पर संबोधित किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने 1 लाख रुपए दिया, आपने फोन भी किया था इसके बाद, ठीक है ना? ठीक है। देवभूमि है और देवभूमि के अंदर हम सभी हमारे मंदिर, सभी हमारे धार्मिक स्थल, केदारखंड, मानसखंड, इन सभी के सौंदर्यीकरण के लिए, इनके अवस्थापना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी 2027 में कुंभ मेला भी हमारा प्रस्तावित है और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। शीतकालीन यात्रा भी हमारी चल रही है। 19 तारीख तक, जब तक कपाट नहीं खुल रहे तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। 1,60,000 लगभग लोगों ने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा में हमारे यहाँ पर दर्शन किए हैं। शीतकाल में पर्यटन में आए हैं, अन्य स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर आए हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहे और ये कुंभ मेला हमारा भव्य दिव्य हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का आज रामनगर दौरा बहुत ही सार्थक रहा। रामनगर में हनुमान जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने चहुमुखी विकास और तीर्थ यात्रियों के लिए दी जा रही विशेष सुविधाओं का बखान किया। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यहां पर पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और एक अच्छा संदेश दिया। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय में तैनात करीब 2 दर्जन कर्मचारी कंपनी के उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन और रिसेप्शनिस्ट के पद पर करीब 2 दर्जन कर्मचारी तैनात हैं। इन सभी कर्मचारियों का उत्पीड़न नौकरी देने वाली संबंधित कंपनी कर रही है।
कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय से तनख्वाह नहीं मिल रही। 2 से 5 महीने तक की तनख्वाह कंपनी पर रुकी हुई है। इसके अलावा कंपनी तनख्वाह देते समय पीएफ तो काट रही है, लेकिन उसे पीएफ फंड में जमा नहीं कर रही। इसकी शिकायत श्रम अधिकारियों से लेकर अन्य अधिकारियों को भी की जा चुकी है, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मेरा नाम गीतांजलि आर्या है। मैं यहाँ रिसेप्शनिस्ट के पद पे हूँ। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है और अधिकारियों से बात की जाती है जब यहाँ पे ऊपर वाले किसी भी वर्कर की सैलरी नहीं आ रही है तो वो यही बोलते हैं कि आ जाएगी आप काम करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब घूस खा रहे हैं यहाँ पे और सिर्फ पैसा लेके बैठ जा रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। किसी की सैलरी 5 महीने से नहीं आई है, किसी की 4 महीने से नहीं आई है, किसी की 3 महीने से नहीं आई है। तो आज हम लिखित में एसडीएम सर आ रखे हैं या सीडीओ सर आ रखे हैं, उनको अपना जो भी बयान है वो दे रहे हैं और जब तक हमारी कंप्लीट सैलरी नहीं होगी हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम सागर कश्यप है सर। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन हूँ 3-4 साल से और यहाँ पर हमें बोल देते हैं हम टाइम से सैलरी देंगे, टाइम पे कोई सैलरी नहीं देता। 10,000 रुपये सारे डालते हैं, 24 घंटे यहाँ पर काम करता हूँ सर, और बोल देते हैं कि सैलरी आ गई तुम्हारे अकाउंट में, कुछ नहीं आई। 2 साल का पीएफ सारा रखा, 2 साल का मेरा पीएफ भी ले लिया, कोई पैसा नहीं देता, किसी की सुनवाई नहीं। हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे, कहीं कोई फॉल्ट हो जाए, कोई भी दिक्कत, कहीं कुछ भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं हमारा। सब लोगों की इनके सबकी सैलरी रुकी हुई है, मेरी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है, अब तक नहीं डाली है। वो हम लोगों को मकान मालिक भी कहता है कि भाई पैसे लाओ, बच्चों की फीस कहाँ से भरे, हम कहाँ से सामान लेके आए हम। उत्तराखंड की सियासत में संजय नेगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खुद संजय नेगी ने सामने आकर साफ किया कि उनकी बढ़ती चर्चा उनकी जमीनी पकड़ का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जीतने वाले उम्मीदवारों पर दाव लगाने की रणनीति बना रही है और इसी वजह से उनका नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। संजय नेगी ने कहा कि हाल ही में जिन नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है वे सभी जीतने वाले कैंडिडेट हैं और पार्टी उसी आधार पर टिकट देने की तैयारी में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी अभी तक न तो प्रदेश अध्यक्ष से कोई औपचारिक बातचीत हुई और न ही केंद्रीय नेतृत्व से, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज्वाइनिंग को लेकर चर्चाएं होना इस बात का संकेत है कि वे जमीन पर मजबूत हैं। देखिए, आज अगर चर्चा संजय नेगी की हो रही है और जितने लोगों ने ज्वाइन किया उसमें निश्चित रूप से वो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। और मेरे को जहाँ से मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है तो कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि इस बार एक सीट महत्वपूर्ण है और जो है हम जिताऊ कैंडिडेट को ही जो है टिकट देंगे। तो इसलिए मैं चर्चा में आया हूँ क्योंकि मेरी तो बातचीत ना प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई है कांग्रेस के, ना ही सीएलपी लीडर से हुई है, ना मेरी हरीश राव जी से कोई बातचीत हुई थी ज्वाइन करने की। और बिना कहे अगर मेरे को ज्वाइनिंग की बातें चल रही तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जमीन पर मैं मजबूत हूँ, इसलिए मेरी चर्चा हुई। उत्तराखंड के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की दिशा में धामी सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऋषिकेश बाईपास के 4 लेन निर्माण के लिए 1105.79 करोड़ की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये बाईपास न केवल स्थानीय निवासियों के लिए राहत लेकर आएगा बल्कि 4 धाम यात्रा के सुगम संचालन में भी मील का पत्थर साबित होगा। इस बाईपास की कुल लंबाई 12.67 किलोमीटर होगी। ये बाईपास 3 पानी फ्लाईओवर से खारा स्त्रोत पुल तक बनेगा, जो मार्ग मुख्य रूप से भट्टोवाला और ढालवाला से होकर गुजरेगा। इसे ईपीसी मोड पर तैयार किया जाएगा। परियोजना का पूरा करने के लिए 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने नेपाली फार्म से लेकर 1800 तक जो पहला चरण है इसका, उसमें 1105 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है। हालांकि टेम्परेरी फेज में हमने यहाँ पे पहले ब्रिज बनाने का काम किया था, लेकिन उसके बाद अब ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ है और हमेशा के लिए इस समस्या से निजात यहाँ के लोगों को, आने वाले यात्रियों को, पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को उसका लाभ मिलेगा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के सुप्रसिद्ध जयराम आश्रम में आज हनुमान जयंती का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर सुबह से ही आश्रम परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवन पुत्र हनुमान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम के मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने स्वयं उपस्थित रहकर श्रद्धालुओं को राम नाम और हनुमान नाम का जाप कराया। देखिए, आज जिस तरह मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर मायाकुंड में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ रही है, इतनी मतलब तादाद में सारे श्रद्धालु पूरे ऋषिकेश से, पूरे शहर से, पूरे ग्रामीण से, पूरी नगर, हमारी जो विधानसभा है, सभी जगह से आकर यहाँ श्रद्धालुओं ने अपना जमावड़ा लगा रखा है। इससे तय हो गया है कि सनातन की लहर एक बार दोबारा जल चुकी है और हम सनातन को इसी तरह आगे लेके जाएंगे और एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। देखिए, आज हनुमान जयंती है। मैं जयराम आश्रम की तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, इसलिए इसको मनाया जाता है। लेकिन हनुमान जी के जीवन से हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि जो भी काम करो समर्पण भाव से करो।
हनुमान जी चूंकि संकट मोचक है, इनसे प्रार्थना करेंगे आज के इस पावन अवसर पर देश में जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करें और हमारे सब लोगों के जीवन में सुंदर ही सुंदर बन। भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मसूरी मंडल की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ एक होटल के सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला और भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना, उपलब्धियों और संगठन की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए तैयार करना रहा। अनुशासन ये हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मंत्र है। आपने देखा होगा कि आज इस कार्यक्रम में अगर आप देखें, जो प्रदेश से निर्धारित लोग हैं वो मंच पर होते हैं और सत्र में मुझे भी नीचे बैठना पड़ता है, मंत्री चाहे हमारे चेयरमैन को भी। तो ये एक अनुशासित पार्टी ये भी कहना चाहता हूँ। और निश्चित इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगी, उस ऊर्जा के साथ 2027 के चुनाव में जाएंगे। एक बार फिर धामी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी।